Dear students, in our last lectures, we have started about the crystal structure, and in that we have done the various fundamental definitions. After that, after the definitions, we have done about the symmetry operations and previous lattices. We have done all this. After that, we have completed the part of crystal planes, Miller indices. And in the last lecture, we have seen if Miller indices is given of any particular plane or of any family of planes, then how can we draw those planes in a unit cell? ठीक है. तो अब हमारे पास जो ये लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम उससे आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पे चलेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में देयर आर सर्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि हमारा जो फोकस रहेगा और हमारे पास जो सिलेबस के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स हैं. क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स यू नो कि फॉर दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा क्या क्या है जो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले बात करें कि कोई भी यूनिट सेल है, जब हम क्यूबिकल की बात कर रहे हैं तो हम एक ही मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि हमें कोई क्यूबिकल स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा किया और इसका जो ये डायरेक्शन में ये जो लेंथ है इट इज आल्सो ए, ये जो ये वाला एज है इट इज आल्सो ए, और जो ये वाला एज है इट इज आल्सो ए. ठीक है. और ये जो सारे के सारे जो एंगल्स हैं, दे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो सबसे पहला हमारे पास जो डेफिनेशन मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल. कोई भी अगर क्यूबिकल स्ट्रक्चर हमारे पास होगा तो उसके अंदर सेल का वॉल्यूम क्या रहेगा. ऑब्वियसली मान लो ये एक यूनिट सेल है जिसकी जो तीन साइड्स हैं ए एंड ए है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू ए क्यूब. ठीक है. वॉल्यूम के बाद जो अगली डेफिनेशन आती है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे. देखो, हम जब एटम्स की बात करते हैं किसी सॉलिड के अंदर तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एटम्स हैं दे आर सॉलिड स्फीयर्स. दे आर सॉलिड स्फीयर्स. स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है और नेचर में सॉलिड है. ठीक है. और सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं. ठीक है. वो एक दूसरे के साथ टच कर रही हैं, बट स्टिल देयर इज सम एम्प्टी स्पेस इन द यूनिट सेल. क्योंकि हमारे पास कितनी भी मर्जी कोशिश कर ले सारे के सारे हमारा फिलअप नहीं कर सकते. तो जो पूरा हमारा वॉल्यूम रहेगा, अब उस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो एटम्स ने एक्वायर कर रखा है, बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो खाली पड़ा है. तो उसके बेस पे हम फर्दर भी करेंगे, आगे हमारी चीजें आएंगी है. लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मीनिंग यही था कि हम जो स्फीयर्स की बात करते हैं, जो एटम्स की बात करते हैं, एटम्स आर कंसिडर्ड एज द सॉलिड स्फीयर्स. तो नंबर ऑफ एटम्स की जब हम बात करेंगे किसी यूनिट सेल के अंदर, तो एटम हमारे पास कहाँ हो सकते हैं, कॉर्नर्स पे. कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. किसी फेज के सेंटर पे एटम्स हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है. एज के सेंटर पे एटम्स हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है. या बॉडी के अंदर कोई भी एटम हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है. तो हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी है. कौन सी? एक कॉर्नर पे हो सकते हैं, एक फेज के सेंटर पे हो सकते हैं, एज के सेंटर पे हो सकते हैं और बॉडी के अंदर हो सकते हैं. अब देखो सीधी से, तो जब नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, जब हम इसकी बात करेंगे तो नंबर क्या रहेगा हमारे पास, टोटल नंबर क्या रहेगा, जितना बॉडी के अंदर है, मैं इसको बी डिनोट कर देता हूँ इनसाइड,
बॉडी, वो सारे का सारा ऑब्वियसली इसी यूनिट सेल में होगा। अब जो कॉर्नर पे एटम होगा, अब वो जो कॉर्नर का एटम है अगर हम देखें तो इट विल बी शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, 8 यूनिट सेल्स, क्योंकि जिस भी रूम में तुम बैठ रहे हो उसके कॉर्नर को देखो, उस कॉर्नर से हम कितने फेजेस को अटैच करते हैं, कितने यूनिट सेल वहां पे अटैच होते हैं। एक यूनिट सेल जिस रूम में बैठे हो इसके साथ वाला हो सकता है, इसके उधर वाला हो सकता है, एक डायगोनली हो सकता है, 4 तो हमारे पास इसी में हो गए, और मान लो मैं नीचे वाले कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, और 4 हमारे इससे नीचे वाले हो गए, सेम 4 ये हो गए, सेम 4 ऊपर वाले हो गए, तो टोटल 8 कॉर्नर्स ऐसे हैं जो जो 8 यूनिट सेल्स हमारे पास ऐसी हैं, 8 रूम्स ऐसे हैं जो किसी कॉर्नर को शेयर करते हैं, जो किसी कॉर्नर को शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली इस यूनिट सेल के अंदर अगर उस कॉर्नर पे कोई एटम है तो इस यूनिट सेल के अंदर कितने आएंगे, दैट विल बी NC/8, 1/8 पार्ट हमारा इसके अंदर होगा, क्योंकि हर एक उसके अंदर 1/8 करके वो पूरा एटम बनता है। अब आ जाओ फेज के सेंटर पे, मान लो ये फेज है हमारा, इस फेज के सेंटर पे कोई एटम है तो उसका आधा हिस्सा हमारा इस यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा हिस्सा हमारा उस यूनिट सेल के अंदर होगा, तो नंबर ऑफ फेज पे जितने एटम्स हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आ जाओ क्यूब के एज पे, मान लो जो रूम का जो कॉर्नर है, ये लंबे वाला जो कॉर्नर है, मान लो इस कॉर्नर पे कोई एटम है, वो ये वाला रूम शेयर करेगा, इसके साथ वाला रूम शेयर करेगा, उससे नेक्स्ट वाला रूम शेयर करेगा, और कॉर्नर वाला एक डायगोनल वाला, तो 4 रूम ऐसे होंगे जो इस कॉर्नर को शेयर करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, जितने एज पे होंगे, एज डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जितने कॉर्नर पे हैं उसका 1/8, जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे फेस पे हैं उसका 1/2, जितने एज पे हैं उसका 1/4, और जितने उसके बॉडी के अंदर हैं जो इंटरनल पार्ट में हैं वो टोटल, और सारे का सम करके हमारे पास आता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम किसी यूनिट सेल में कितने कितने होंगे। और उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन आती है वो आती है, आपने हालांकि पढ़ी हुई है ये सारी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम। किसी यूनिट सेल के अंदर किसी एटम के नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक कौन सी यूनिट सेल होती है जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। अब मान लो मैं किसी भी कॉर्नर वाले एटम की बात कर लूं तो उस कॉर्नर से कितने नियरेस्ट नेबर होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो ऐसे केस में हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के केस में जो नंबर है वो 6 आएगा। जो FCC है, FCC के केस में इट केम्स आउट टू बी, जो फेस सेंटर क्यूबिक है इट केम आउट टू बी 12, और जो बॉडी सेंटर क्यूबिक है इसके केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है दैट केम आउट टू बी 8, दैट केम आउट टू बी 8। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक के केस में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, 6, FCC के केस में नंबर ऑफ नेबर्स कितने हैं, 12, और BCC के केस में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, दैट इज 8, दैट इज 8। ठीक है, उससे अगला आता है एटॉमिक रेडियस, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों FCC BCC सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था हमें क्यूबिकल स्ट्रक्चर की ही स्टडी है, तुम्हारे जो सिलेबस है उसके अंदर क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बारे में ही हमें स्टडी करना है। चौथी जो डेफिनेशन आती है भाई वो आती है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। जब कोई भी यूनिट सेल के अंदर एटम्स हैं, हम ये मानते हैं कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडजॉइंट है, एडजॉइंट है। तो जब मैं मान लो इसकी बात करता हूँ, इस मान लो मैंने एक लेंथ की बात की, तो हम ये मानते हैं कि एक एटम हमारे पास इस तरह से है और जो दूसरा एटम्स है वो इस तरह से, ठीक है, ये दूसरे तरह है। तो एटॉमिक रेडियस, इस एटम का रेडियस कितना है, इस एटम का रेडियस कितना है। तो जब हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट, दोनों के बीच के अंदर जो हमारे पास
डिस्टेंस होगा दैट इज नियरेस्ट नेबर्स, दैट इज द एटॉमिक रेडियस, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब हम बात करें कि किसके केस में कितना होगा। सॉरी, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स। ठीक है, अब मान लो हम पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक, अब इसमें हमने किया ये r, ये r और ये टोटल जो लेंथ है ये a। सिंपल क्यूबिक में क्योंकि कॉर्नर पे एटम्स हैं तो मेरे पास 2r इज इक्वल टू a, 2r इज इक्वल टू a और r इज इक्वल टू a बाई 2, r इज इक्वल टू a बाई 2। तो रिलेशन बिटवीन a एंड r इज इक्वल टू a बाई 2 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। फॉर एफसीसी में क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मान लो मेरे पास ये कोई फेस है उस क्यूब का, एक एटम यहां ज्यादा बड़ा बन गया, एक एटम फेस के सेंटर पे, एक एटम कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे। तो नियरेस्ट जो ये हो गया, ये r, ये डिस्टेंस 2r, ये फिर r। हम फेस सेंटर क्यूबिक की बात कर रहे हैं एंड व्हाट इज द, एंड दिस वाज a एंड दिस वाज आल्सो a, दिस वाज आल्सो a, दिस वाज आल्सो a। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये लेंथ a की टर्म में कितनी है, a 90 डिग्री, तो इट इज √2a इज इक्वल टू r 2r r 2r 3r 4r। ठीक है, तो r कितना आ गया, √2/4 इंटू a, √2/4 इंटू a। तीसरा टर्म हम लेते हैं बीसीसी का, बीसीसी। अब बीसीसी के अंदर क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कि एक एटम हमारा बॉडी के सेंटर पे है और बाकी हमारे कॉर्नर्स में है। तो हम जब इसके अंदर सपोज ये वाला ड्रा करें तो एक हमारा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो इसके करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो ये वाला डायगोनल निकालना पड़ेगा। ये लेंथ a है, ये √2a हो गई, √2a और a का जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारे इस डायगोनल की लेंथ होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आ गया इट इज 2r सॉरी r तो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कितना आ गया, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। और अगर हम बात करें यही r के टर्म में तो r मेरे पास कितना आ जाएगा, √2 3/4 इंटू a, r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ, बिल्कुल ऐसा ही है भाई हमारा सारे इसके अंदर। तो क्या है, जब हमने एटॉमिक रेडियस के टर्म में देखा तो सिंपल क्यूबिक के केस में है r हमारे पास a/2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में है √2/4a और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में है r इक्वल टू √3/4 इंटू a एटॉमिक रेडियस। उसके बाद क्योंकि इनके आगे हमें जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को उस टाइम पे रिकॉल करेंगे, हम उनको बताएंगे। तो उससे आगे की जो डेफिनेशन आती है वो आती है फिर उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि हाउ क्लोजली पैक्ड दिस स्ट्रक्चर्स आर। किसी भी यूनिट सेल के अंदर जितना मैक्सिमम वॉल्यूम एटम्स एक्वायर करेंगे, जितना मैक्सिमम वॉल्यूम एटम्स एक्वायर करेंगे उतना ही उसका पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। जितना एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा, जितना वॉल्यूम के अंदर एटम्स का पार्ट फ्रैक्शन कम होगा, उतना ही उसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली जब हम बात करते हैं, इट इज अ फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल
that is acquired by the atoms. Fractional volume of the unit cell acquired by the atoms. तो अगर मैं बाय डेफिनेशन बात करूं तो जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है इसको हम शो करते हैं स्मॉल एफ से. स्मॉल एफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक्वायर्ड बाय एटम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक्वायर्ड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक सिंपल क्यूबिक सेल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स? हमने किया था n. n कितना है? इंटरनल में कुछ होता है? नहीं होता. फेज के सेंटर पे कुछ होता है? नहीं होता. बॉडी के सेंटर पे कुछ होता है? नहीं होता. कॉर्नर्स पे 8 के 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं. इसका मतलब तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया कि 8 कॉर्नर्स पे डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1. दैट इज 1. तो उस केस में हमारे पास f की वैल्यू क्या आएगी? f इज 1. एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया मेरे पास a क्यूब. तो ये क्या आ गया? इट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर और ए में रिलेशन हमने निकाला था, और सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन क्या आया था? आर और ए के बीच में. दैट वाज सिंपली आर इज इक्वल टू a/2. आर इज इक्वल टू a/2 क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब. जब हम इसको सारे को a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा. जब हम इसको सारे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है सिंपल क्यूबिक का, दैट केम आउट टू बी 0.52 मींस 52%. तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52%. तो पूरे वॉल्यूम का यूनिट सेल का सिर्फ 52% पार्ट ऐसा है जो इसने एक्वायर कर रखा है, जो एटम्स ने एक्वायर कर रखा है. ठीक है. फिर हम निकालते हैं, पहले हमने सिंपल क्यूबिक का निकाला, फिर हम निकालते हैं सपोज बॉडी सेंट्रल क्यूबिक बीसीसी. बीसीसी के बीच में पहले मैं वो नोट कर लेता हूं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए? बीसीसी के बीच में आर इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी. तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ? पहले सपोज सॉरी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बीसीसी के केस में? एक तो बॉडी के अंदर है प्लस सारे के सारे कॉर्नर्स पे है, तो टोटल हो गए 2. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक्वायर्ड बाय एटम्स 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, और इसका वॉल्यूम a क्यूब. r और a के बीच में जो रिलेशन होगा ये आ गया हमारे पास 8/3 इंटू 22/7. r इज इक्वल टू √3/4 इट्स क्यूब a क्यूब एंड डिवाइडेड बाय a क्यूब. ये सारे कैंसल, और हमारे पास जो बीसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है वो आ जाता है भाई 0.68, नियरली 68%. नियरली 68%. इसका मतलब 52% सिंपल क्यूबिक के केस में, और बीसीसी के केस में इट केम आउट टू बी 68%. तो बीसीसी जो है वो ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. ठीक है. तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं भाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक का. फेज सेंटर्ड क्यूबिक का, और फेज सेंटर्ड क्यूबिक के केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं बॉडी के अंदर 0, फेज के सेंटर पे 6 एटम, 6/2 क्योंकि फेज वाला हमारा 2 किससे शेयर होता है? क्यूब के एज पे कोई एटम नहीं, कॉर्नर्स पे 8 एटम. तो मेरे पास कितना आ गया 3 + 1 टोटल आ गया 4. रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक that was r is equal to
a बाई 2 √2 हमने किया था, ठीक है। हाँ, √2a/4 मैंने निकाला था, वो एक ही बात है, उसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो। तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन इज टोटल नंबर ऑफ एटम 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, r की वैल्यू पुट कर दो 16/3, पाई क्या आ गया मेरे पास 22/7, और r क्या आ गया यहाँ पे a क्यूब बाई 2 क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब से a क्यूब कैंसल, और जो ये इसकी वैल्यू आती है वो आती है 0.74, इट मीन्स 74%। तो इट मीन्स इट इज मोर क्लोजली पैक्ड, अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें और बीसीसी की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में हमने देखा 52% पार्ट ऐसा था जो एटम्स ने एक्वायर कर रखा था, हमने बीसीसी के अंदर देखा 68% पार्ट ऐसा था, और हमने फिर एफसीसी में देखा तो 74% पार्ट। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो मोस्ट टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा है, दैट इज एफसीसी, और लीस्ट या मोस्ट लूजली बाउंड कौन सा है, दैट इज सिंपल क्यूबिक। तो ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का पार्ट, कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमने वॉल्यूम निकाला, एटॉमिक रेडियस का देखा, तीनों के केस में हमने पैकिंग फ्रैक्शन का देखा, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो क्या पता होना चाहिए। तो ये सारा हमारा क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट्स में आता है कि जब हमें वो स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि हम क्या हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ पता लगी होगी। थोड़ा सा भी देखो, ये क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स हैं, 3 डायमेंशनल हैं, थोड़ा सा आपको अपने माइंड में विजुलाइज करना पड़ेगा। आप जहाँ भी बैठ के सुन रहे हो, जिस रूम में बैठ के सुन रहे हो, उसको एक यूनिट सेल मान के चलो। उसके कंपैरिजन में जब हम बॉडी डायगोनल की बात करते हैं तो बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, जब हम फेज डायगोनल की बात करते हैं तो फेज डायगोनल कौन सा होगा, जब हम कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर्स क्या होंगे, जब फेजेस की बात कर रहे हैं तो फेजेस क्या होंगे, जब क्यूब एजेस की बात कर रहे हैं तो एजेस कौन से होंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें हमारे सिलेबस में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और आपको उन स्ट्रक्चर्स के माइंड में पिक्चर बनानी है। जब तक आप 3D में के अंदर उसको विजुलाइज नहीं करोगे आप उसके स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो माइंड में विजुलाइज करके और आपको कॉपी पे ड्रा करना। तो जरूरी है उसके लिए कि आपको समझना होगा कि जब हम 3D के अंदर देख रहे हैं तो एटम्स की लोकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ एटम्स प्रेजेंट हैं, वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, देन यू कैन इजीली ड्रा उनका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना था। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम फिर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या आता है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इससे अगले लेक्चर में फिर हम इससे आगे का पार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।